अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। विरसा दो तरह का होता है, एक मरई और एक गैर मरई। मरई विरसा वो होता है जो ठोस शक्ल में होता है और उसे महफूज करने के लिए किसी इजायब घर या म्यूज़ियम की ज़रूरत होती है। यानी नवादरात, सिक्के, वो चीज़ें जो खंडरात से बरामद होती हैं उन्हें कहीं ना कहीं महफूज किया जाता है ताकि लोग आएँ और उसे देखें। दूसरा विरसा होता है गैर मरई। इसे महफूज करने की ज़रूरत कम से कम अजायब घरों में नहीं होती, लेकिन इसे किताबों की सूरत में जो है महफूज किया जाता है। यानी जो फ़नून लतीफ़ा है वो हमारा गैर मरई विरसा है। मरई विरसे के लिए दुनिया भर में अजायब घर बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत से अजायब घर मौजूद है, म्यूज़ियम मौजूद है। मैं आज हैदराबाद में जो सिंध का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है वहाँ आया हूँ और इसका नाम है सिंध म्यूज़ियम। उसकी इमारत के सामने खड़ा हूँ। वादी सिंध वैसे भी सकाफत का गहवारा है। तहजीब तमद्दन ने यहाँ से जन्म लिया, परवरिश पाई, अरूज हासिल किया। मोजदाड़ो, हड़प्पा, आमरी, कोडीजी, ये वो साइट्स है जो सिंध के माथे का झूमर है। अच्छा खासा वसी रकबा है सिंध के पास। हेरिटेज ऑफ मेजर सिविलाइजेशन नोन इंडस वैली कल्चर, इसकी इसमें नुमाइश की गई है। ये म्यूज़ियम का दरवाज़ा है, खूबसूरत सिंधी टाइल्स लगी हुई है। एपिक ऑफ नन, द वास्टेस्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बिफोर द एडवेंट ऑफ रोमन एम्पायर। यानी रोमन एम्पायर ने जिस वक्त जन्म नहीं लिया था जब वादी सिंध की तहजीब ने अपना अरूज हासिल किया। ये उसका दरवाज़ा है और मैं आपको लेकर अंदर चलता हूँ। जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं एक हॉल है, मतलब जो इसका इब्तदाई हॉल है। ये सामने कुछ सिंधी कल्चर की नुमाइंदगी की गई है। ढोल है, शहनाई बजा रहे हैं कुछ सिंधी जो लिबास पहने हुए। और ये मज़ीद अंदर चलते हैं। अच्छा, इधर जो है वो कुछ तस्वीरें लगी हुई हैं। करार लेक, भिक्षा, लकी शाह सदर रेस्ट हाउस की है। टूम ऑफ शोखंडी ग्रेवयार्ड है। सिंध प्रोविंशियल म्यूज़ियम हैदराबाद, ये उसकी तस्वीर लगाई गई है। उधर मंचर लेक है और ऊपर किंजर लेक है। ये उसकी इफ्तिताही तख्ती है। वैसे तो 1971 में इसका आगाज़ हुआ था। सिंध टूरिज़म डिपार्टमेंट के पास है। पक्का किला हैदराबाद, नवल राय मार्केट टावर हैदराबाद, मुखी हाउस हैदराबाद। ये एक शोकेस है और ये इसका दरवाज़ा है। दायमा गैलरियाँ इसकी दूर तक फैली हुई हैं। चल बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मेरे साथ है गुलाम मुस्तफा सोलंकी। ये हमें कोई अहम और चीदा बातें बताएंगे इस म्यूज़ियम के हवाले से। जी सोलंकी साहब, ये क्या लगा हुआ है? अच्छा सर, ये फाउंडर थे म्यूज़ियम के सैयद ज़फ़र काज़मी साहब। जितने म्यूज़ियम बने हुए हैं, जिस तरह के लाड म्यूज़ियम और बदीन म्यूज़ियम और भिक्षा म्यूज़ियम, सेवन म्यूज़ियम, सिंध म्यूज़ियम हैदराबाद, इसने बनाए थे ज़फ़र काज़मी साहब ने। ये 2007 में साईं का इंतकाल हो गया और साईं की कब्र भी यहाँ म्यूज़ियम के अंदर है। अपना एक लॉन बना हुआ है वहाँ पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि काज़मी साहब जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे और उसकी कुछ सिंधी में शायरी भी लिखी हुई है, वो भी आपको बताएंगे हम लोग कि उस शायरी का मकसद क्या था। ये ज़फ़र काज़मी साहब, हाँ ये ज़फ़र काज़मी साहब। पहले यहीं से चलते हैं कि जिन्होंने इस म्यूज़ियम की बुनियाद रखी। हाँ। ये उनकी आखिरी आरामगाह है। हाँ। 1933 में पैदा हुए और 2007 में इनका इंतकाल हुआ। और ये
ये उसकी कब्र सामने कब्र अच्छा है, कब्र सामने है सामने उनकी। कब्र है। अच्छा ये कब्र पर भी चलते हैं जी। ये तो एक मेमोरियल लगा हुआ है, कब्र ये सामने ये है। कब्र सामने है। जफर काज़मी साहब हम काज़मी साहब को सलाम किए लेते हैं जी, वालेकुम सलाम। क्योंकि ये सारी इमारत और ये सारा स्ट्रक्चर उन्हीं का खड़ा बिल्कुल किया हुआ बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। खास सिंधी जो कल्चर है एक उसकी टाइल्स लगे हुए हैं। हाँ काशी कब्र कहलाती पर है। काशी जिसे काशी कहा काशी जाता है, काशी कहलाती है। ये वो है। अच्छा इसका शेर लिखा हुआ मैं पढ़ूंगा उर्दू में, फिर ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ये जफर काज़मी साहब का खुद का शेर लिखा हुआ है। अच्छा ये ऊपर जो लिखा है, हाँ, साकोम रहे थी जिंदा जा याद माजी के करे, साकोम रहे थी जिंदा जा याद माजी के करे, हाल सा माजी गरी तारीख साजी थी करे। ठीक। जो कौमें अपनी वर्षा अपना कल्चर भूल जाती हैं वो कौमें बर्बाद और तबाह हो जाती हैं। तो इस ठीक। तरह ये जफर काज़मी साहब का खुद का शेर लिखा हुआ है। अच्छा माशाल्लाह। ये यहाँ से म्यूजियम की असल में ये टाइल्स देखें, ये तो जो टाइल्स देख रहे हो ना, ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। सील्स वगैरह ये अंदर पड़ी हुई हैं, हमने काशी में फ्रेम करवा के डलवा दी। काशी जो सिंध की आपने देखा, तो कब्रों में भी लगती है, मज़ारों में लगती है। ये हमारे सिंध में 2 जगहों पे काम होता है, हाला और नसरपुर। और ये अजरक की डिज़ाइन देखें, इसको पहनी हुई किंग प्रीस्ट को। तो ये अजरक की डिज़ाइन हमें कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। जी जान चला है। जैसे ही अंदर दाखिल होते हैं उल्टे हाथ को एक हाँ, सिंधी सिंधी घर की हाँ, जो है वो इनका काफी की गई है। इनकी रहन सहन है। और इस तरह बाबा पोता बेटा बहू ये फैमिली है ना। और ये सेलर है बेचने के लिए घर में से ट्रे में सामान लेकर। तो ये देख रही है हमें क्या लेना है। तो इस तरह हमारे सिंधी घर इस तरह होते हैं। उनकी रहन सहन दिखाई है हम लोगों ने। ये झूला और ये लालटेन भी देख ले। अच्छा, ये भी जल रही है अब तक। हाँ ये भी जल रही है। ये करेंसी है, सिक्के अकबर बादशाह से बहादुर शाह जफर जो करेंसी है हमारी इस्लामी। इस तरह हमने ये भी दिखाए सिक्के। नहीं। ये तलवारें भी दिखाई हैं कि ये सीधी तलवार अंग्रेज़ की है और हमारी ये मुसलमान फैमिली की, ठीक है ना। खमदार तलवार है। और ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने जो रिसाला लिखा था गंज, जिसमें वो करबला का पूरा किस्सा लिखा हुआ है। करबला हाथ नीचे करना था कि ये सही इसको आ सके प्रेम। अच्छा सर, ये 5 चीज़ें हमारे जो हिस्टोरिकल हमारे पैलेसेस है ना, वो हमने दिखाया। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की मज़ार, पक्का किला हैदराबाद, सही। मकली कब्रिस्तान, मोहनजोदड़ो, इस तरह सखर बैराज, ये सही। 5 चीज़ें हमने पेंटिंग में दिखाई है, हैंडमेड है। और ये उमरकोट का किला, सही। उमरकोट, उमर मारवी। एक लव स्टोरी है जो उमर ने मारवी को उठाकर इसको कैद कर दिया था, यानी इसको फोर्ट के अंदर, किले के अंदर रखा हुआ था, ठीक है। तो उमर एक बादशाह था, किंग था, कास्ट का सुमरू था। और ये लेटर बॉक्स हैं, ठीक है सर। खत वगैरह में पढ़ के से सुनाते थे लेटर बॉक्स। और वो पाउच जो है ये तोहफे हैं, ये ब्रिटिश दौर का जो अंग्रेज़ों का, वो चीज़ें हमने दिखाई। ये कहाँ की तोप है? ये हमारे अंग्रेज़ जो थे, तालपुर फैमिली जो थी ना, ब्रिटिश दौर अंग्रेज़ों का, ये तो बंदूक के शंदूक के सब उन दौर की है। ये 1971 की बात है, जो अपनी पाक आर्मी ने इंडियन पायलट को यहाँ फाइट करके गिराया था, वो उसकी सीट है हैदराबाद में गिरी, पकड़ा था इसको। ये 1971 की बात है। ये महरगढ़, ये बहुत ही पुराना कदीमी शहर है, इसका यहाँ हिस्ट्री लिखी हुई है, ये सामने। हाँ ये ले महरगढ़। आमरी, ये वो शहर है हजरत ईसा सलाम से भी पुराना शहर, देखो बीसी लिखा हुआ है इसका। ये ले 4220 में कल गया हुआ था आमरी। अच्छा, आमरी से होकर। और ये उनकी पत्थर वगैरह जो कटिंग वगैरह करते थे पत्थर से, ज्वेलरी वगैरह पत्थर की, यानी हर चीज़ पत्थर की दिखाई है ना। आगे जिससे हम बढ़ते जाएंगे ना, चीज़ें चेंज होती जाएंगी। ये आमरी, अच्छा, ये भी आमरी है। हाँ, जो अच्छा, ये जो चीजें रखी हुई हैं आमरी से मिली हुई हैं। ये खुदाई के दौरान मिली है ना। कुछ चीजें तो मैंने वहाँ देखी है आमरी म्यूजियम में रखी हुई। अच्छा। कुछ जो है वो यहाँ आ गई है। और ये कोडी अच्छा, जी, ये कोडी जी ये है की खैरपुर। तहजीब है। ये कोडी जी और आमरी दोनों साथ साथ थे। हाँ ये है अपना खैरपुर में, हाँ जी। यानी सखर की साइड। जी जी, किला। कोडी जी फोर्ट के बिल्कुल सामने है। हाँ वो पीछे वगैरह शायद किले की हाँ, निशानदेही किले की किले गई। के बिल्कुल। हाँ जी। ये आगे मोहनजोदड़ो अपन लाड़काने में आ गए। अच्छा, मोहनजोदड़ो 2500। हाँ ये समझो हम पूरी सिंध का विजिट कर रहे हैं। पूरी सिंध को यहाँ हमने डिस्प्ले किया हुआ है ना। सही है। ये डांसिंग गर्ल वगैरह दिखाई, ये स्विमिंग पूल, बाथ, ड्रेनेज सिस्टम वगैरह। डांसिंग गर्ल तो हमारे पास वैसे भी वो अपना उसका मुजस्समा ही है छोटा सा। जो ये ग्रेट बात है जी मोहनजोदड़ो का। बिल्कुल बिल्कुल। आपने मोहनजोदड़ो के ब्लॉक में सीवरेज निज़ाम ऐसा था कि आज तक हम लोग नहीं बना सके ना। ये मोहनजोदड़ो का ग्रेट बात है जो मोहनजोदड़ो का ब्लॉग मैंने किया था, उसमें यकीनन आपको याद आ गया होगा। ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाली चीजें हैं। इसमें डांसिंग गर्ल तो नहीं है? ओहो है, वो दिखाई ना। हाँ डांसिंग गर्ल। अच्छा इधर है। हाँ यहाँ पे। अच्छा वो किंग पीस्ट है। हाँ हाँ ये किंग पीस्ट है जी। हाँ। और ये
डांसिंग गर्ल। इसका कोई नाम भी था, वो पता नहीं मेरे जहन से उतर गया, अल्लाह जाने क्या अच्छा। नाम था उसका। हाँ जी, मुझे जावेद अली सिंधी ने बताया था। हाँ तो नोट करते ना, हाँ नहीं वो है अपना ब्लॉग में है उसका नाम, ये लैंग्वेज है इनकी जो कि आज तक समझ में नहीं जो आई। आज तक समझ में नहीं आ सकी। ये वो तहरीर है, मौजूदारों से मिलने वाली, हड़प्पा से मिलने वाली तहरीर और है, ये जो समझ में नहीं आ सकी। इसको देखो, अजरक पहनी हुई है ना यहाँ। हाँ, किंग प्रीस्ट। अजरक का डिजाइन किंग प्रीस्ट के लिबास से लिया गया है, जो आज तक ऐसे सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ बन रही है बल्कि ओढ़ी जाती है। जिसे सिंधी सकाफत की निशानी कहा जाता है। काहू जो दरो, ये मीरपुर खास काहू जो दड़ो मीरपुर खास, हिंदू लोग हैं। ये हिंदुओं की तहजीब थी। इस तरह से स्टूपा बना हुआ है, हाँ हाँ उधर से स्टूपा है ये। जी जी, इस तरह तो हिंदू तो थे ही थे, लेकिन मेरा ख्याल है बुद्ध मत के लोग भी हाँ बहुत हाँ, थे। ज्यादा वही थी ना, ठीक है, प्री इस्लाम, इस्लाम प्री इस्लामिक पीरियड, यानी वही बुद्ध का दौर। गंधारा। इस तरह की चीजें, गंधारा, ये आपका टक्सला के मैंने बहुत विलाग किए हैं। और ये सारी जो मूर्तियां हैं या स्टैचूज हैं, या आपके जाने पहचाने होंगे। ये बुधा, अच्छा बुधा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बुधा कोई मखसूस शक्ल में नहीं बनाया जाता था, बल्कि हर इलाके के रहने वाले लोग अपने हिसाब से बुधा को तराशा करते थे। जी, जी। क्योंकि बुधा उनका देवता नहीं था, एक रूहानी सरबराह था, और उसी अंदाज में उसे रखा गया। ये गंधारा की तहजीब 3वीं से 5वीं सदी ईस्वी, ये गंधारा आर्ट है। ये इस तरह के बहुत से नवाज़ात मैंने आपको टक्सला म्यूजियम का जब मैंने विलाग किया था तो वो मैंने दिखाए थे। ये हाथ और ये पीछे बुधा, और गालिबन उसकी कोई दासी है मेरा ख्याल है। ये बुद्धिस्ट पीरियड, गंधारा 6 BC to 5th AD, ये कबल मसीह से लेकर 1100 साल की तहजीब है। ये सारे बुधा के स्टैचूज हैं, घोड़े पर सवार है, ये उसको कोई स्वामी दे रहा है, ये बैठा हुआ इबादत कर रहा है। ये नीचे इस तरह की एक मूर्ति वहाँ भी लगी हुई थी, टक्सला में भी लगी हुई थी। यहाँ से इस्लाम स्टार्ट। यहाँ से फिर ये हम इस्लाम में दाखिल हो गए। मोहम्मद बिन कासिम का दौर आ गया। ये कुछ चीज़ें बम्बोर से मिली हुई हैं। जी, ये हमने यहाँ से प्री इस्लाम, इस्लाम से पहले सारी चीज़ें दिखाई, अब यहाँ से इस्लाम स्टार्ट हो गया। मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में आते हैं, सुना कि इस्लाम तो था लेकिन फिर रहा था, तो इस तरह इस्लाम स्टार्ट हो गया। यहाँ से इस्लाम तो स्टार्ट। ये क्या चीज़ें हैं? ये उनकी डिज़ाइन है, पत्थरों अच्छा, जो ठीक है। पत्थरों के ऊपर डिज़ाइन करते थे, जो उनके पास फोर्ट वगैरह होते थे, उन किलों के अंदर जो चीज़ें लगाते थे ना, तो इस तरह वो बर्तन वगैरह भी उनके दिखाए हुए हैं। ये लिखा हुआ है ना, ये प्लेन पोट्री 700 अरब पीरियड, ये 711 ईस्वी से 1050 ईस्वी, ये वो है ये ससी का प्लेन एंड ग्लेज्ड पोट्री। ये भी उसी दौर में इसने फरोग पाया। और ये ससी का शहर बम्भोर। बम्भोर, ससी पुनू, फुट ससी लुटे शहर ओ शहर लुटा ससी, शहर है। लुटा तेरा बम्भोर, लगी वाले ते कदी नहीं सौंदे ते तेरी किवें अख लग गई। हक लग गई। ससी का ये शहर बम्भोर ठठा की साइड है, ठठा। अच्छा, वो इसका शेर है सिंधी में, कहती है डांघन डेरन डूंगरन, डांघन डेरन डूंगरन टिनी डिनम दुख से भायम सब सुख, हेकांत कारण होत जे। होत बोले दी पुन्नू को, जिससे प्यार करती थी। डांगा बोले दी कैमल को, ऊँटों को, क्योंकि ऊँटों के ऊपर बिठा कर लेकर गए थे। डूंगर बोले दी पहाड़ों को। देवर जो पुन्नू के भाई थे, बोला तीनों ने मुझे दर्द दिए लेकिन एक पुन्नू की खातिर मैंने बर्दाश्त किए। फिर सुना कि सिंध को छोड़ती है, केच मकान की तरफ निकल पड़ती है। जब हवा लगती है, कैमल के पाँव मिट जाते हैं रेत से, तो हवा से कहती है, ए हवा तूने भी मुझसे दुश्मनी मोड़ ली, अगर आप ना लगती तो कैमल के पाँव चेक कर कर मैं पुन्नू तक पहुँचती। वाह। अच्छा जी, ये एथ्रोलॉजिकल गैलरी, इसमें हम चल रहे हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ये बेटा अच्छा, इस्लाम जब स्टार्ट हुआ तो ये चीज़ें आ गई, दुआ शिफा लिखी हुई है ना प्लेट के अंदर ना, अच्छा, ठीक है। हाँ तश्तरी आ गई, हाँ नंडी। हाँ अच्छा, फिर ये गुलदान आ गया, अभी नीचे सुलमदानी आ गई, हाँ सराय सगड़, हाँ, जग, ठीक है, जग आ गया, नंडो, जग नंडो, ठीक है, सही है। लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मुझे समझ तो सारी आती है सिंधी। अच्छा, हाँ, ये जी इन पर मुख्तलिफ जो है वो डिजाइन बने हुए हैं, आयात लिखी हुई है। मुसलमान है, इनके अंदर अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं ना। हाँ सॉरी, ये सामने जो है वो ये पीतल का जो है, इसमें क्या लिखा हुआ है जी? कलमा लिखा हुआ है, कलमा लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अच्छा, सूमरों के बारे में भी मैं ये बताऊं कि जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया, अरबों की हुकूमत कायम हुई,
और वो 1050 ईस्वी तक रही। सुमरे इस सल्तनत के यानी सिंध के पहले मुकामी हुक्मरान थे। उससे पहले अरबों ने यहाँ हुकूमत की 711-712 ईस्वी से। तो ये सुमरे पहले हुक्मरान थे सिंध के, ये उनका दौर है। ये उनके दौर की इशारा रखी हुई चीज़ें सामने नजर आ रही हैं। ये ज़रूफ वो भी ज़ाहिर है मुसलमान थे, लेकिन फारसी उस ज़माने में यहाँ की एक सरकारी ज़बान आप कह सकते हैं, फारसी। यानी 300 साल हुकूमत की इन्होंने सिंध के ऊपर। अब आ गए सम्मा। सूमों से हुकूमत छीनी सम्मों ने 1351 से 1520 ईस्वी तक। इनका दारुल हुकूमत भी ठट्टा ही हुआ करता था, और यही वही समय है जिनसे नूरी जाम तमाची की वाबस्ता है। और ये और सम्मों का एक और तारुफ भी ये है कि जो एशिया का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है मकली, उसकी बुनियाद इनके दौर में रखी गई। अच्छा, नूरी एक मछेरे की बेटी थी और ये किंग था, कास्ट का था सम्मो, इसका लकब था जाम। होता क्या है, नूरी एक दिन कहने लगती है कि आप किंग हो, बादशाह हो, महलों में रहते हो, हम लोग मछली पकड़ते हैं, मछली खाते हैं, हमारे कपड़ों से जिस्म से सुमेल आती है मछली की है, आप कैसे मुझे झेलोगे। दूसरे दिन किंग क्या करता है, मछली पकड़ना शुरू कर देता है, नूरी को बावर करवाता है कि कोई इशू नहीं है, मैं आपकी खातिर ये कर सकता हूँ। नूरी जाम तमाची। अच्छा जी, जब समय जो है वो ज़वाल पजीर हुए तो यहाँ एक पीरियड मिस है, वो है तरखानों का और अरगून खानदान। तरखान और अरगून यहाँ के रहने वाले नहीं थे, ये ईरान से आए थे और इन्होंने सिंध पर कब्जा किया और सिंध पर एक तवील सा हुकूमत की। और उसके बाद फिर मुग़ल आए। मुग़ल जो है वो 1599 ईस्वी में यहाँ आए और उन्होंने ठट्टा को ही अपना दारुल हुकूमत बनाया, लेकिन वहाँ गवर्नर हुआ करता था ईसा खान, वो मुग़ल गवर्नर थे। और उन्होंने अपना मकबरा जो है, थे तरखान लेकिन मुग़लों के वफादार थे, क्योंकि तरखानों के बाद मुग़लों ने कब्जा किया था, और वो मकली का सबसे बड़ा मकबरा है। ये मुग़ल डायनेस्टी वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड थे। ये ढक्कन भी आ गए बोल्स पर, पहले बोल पर ढक्कन नहीं होते थे। परफ्यूम ये सारे का सारा जो है वो जैसे जैसे जिद्दत आती गई, इंसान को शऊर आता गया, समझता गया, लिहाजा उसने अपने रहन सहन में वो तब्दीलियाँ भी शुरू कर दी। अब कलोड़ा, उसके बाद अच्छा, कलहोड़े जो थे ये बुनियादी तौर पर मुग़लों के गवर्नर थे, और लेकिन बाद में फिर उन्होंने ताकत हासिल की और सिंध की हुकूमत इन्हें मिल गई। और ये 1701 में सबसे पहले इनके गवर्नर बने थे, जिनका नाम था मीर अब्दुल नबी कलहोड़ा। वो सबसे पहले गवर्नर थे। ये कलहोड़ा खानदान, ये भी अपना गुलाम शाह कलहोड़ो, गुलाम शाह कलहोड़ो इनके पहले थे। और ये इनका ताल्लुक, जो ये दावा करते हैं या कहा जाता है, जो तारीख कहती है कि बगदाद के जो अब्बासी खुलाफा थे ये उनके मतलब औलाद थी। ये और भावलपुर के अब्बासी नवाब खानदान ये आपस में रिश्तेदार थे, चचादार भाई होते थे। ये इनमें तकसीम हुई थी, सिंध इन्होंने ले लिया, भावलपुर वहाँ चला गया। और अब आ जाते हैं जी तालपुर। तालपुर बुनियादी तौर पर जो है वो बलोची पठान थे, और ये मुलाजिम थे कलहोड़ों के, या आप कह सकते हैं कि वजीर थे। इन्हें ये डेरा गाजी खान के रहने वाले थे। इन्हें बलोच जो है वो कलहोड़ों को तंग करते थे, तो कलहोड़ों ने कहा कि आप अगर बालाई सिंध का जो इलाका है, शिकारपुर, सखर, वहाँ अगर आबाद हो जाए और हमारी मदद करें बलोचों को कुचलने में, या बलोच जो बगावत करते हैं उन्हें कुचलने में हमारी मदद करें। लेकिन चूंकि ये भी बलोच थे, लिहाजा उन्होंने साथ बलोचों का दिया। और फिर आखिर फिर वो दिन भी आ गए कि तालपुरों ने बगावत कर दी कलहोड़ों के खिलाफ, और उन्होंने कलहोड़ों को मीर फतेहुल्लाह तालपुर, मीर फतेह अली, मीर नसीर अली खान तालपुर, वो तो आखिरी थे ना, मीर नसीर अली तालपुर, मीर फतेह अली तालपुर खुदाबाद में मकबरा है, वो जो है वो सबसे पहले तालपुर मीर बने, और फिर उन्हीं के दौर में हैदराबाद आबाद हुआ। अच्छा, ये दौर जो है वो चला आ रहा है, मीरों का दौर चला आ रहा है। ये सामने आपको एक कोड़ा नजर आ रहा होगा, ये कोड़े भी मारे, यानी वो चमक जिसको बोलते हैं वो भी थे। छुरियाँ, चाकू, कुल्हाड़ी, तलवार, ये सारे, ये उस जमाने में पिस्तौल नहीं होते, तपंचे होते थे बड़े बड़े। ये गन पाउडर इस पर रखा जाता था। ये जो आपको थैली नजर आ रही है इसमें गन पाउडर होता था। ये अपना सोड विद क्या जी, स्कलर्ड, ये ढाल उनकी जो ढाल, तलवारों ढाल संकट ये वो है। ये फिर जो है वो अपना लेदर पाउडर, फास्ट में गन पाउडर रखा जाता था। ये फिर तलवारें आ गई, खमदार तलवारें, ये भी तालपुरों की तलवारें हैं। मीर अब्बास अली खान तालपुर की तलवार है जी। ये वेपन और आर्मर जो है असलहा था।
तो ये मेरा ख्याल है उनकी शायद अक्कासी भी की गई है। और फिर ये एक कजावा, कैमल कजावा जो है वो ऊंट की पुश्त पर वैसे नहीं बैठा जा सकता, यानी जो उसकी कोहान होती है ना ऊपर उभरी हुई, उसकी वजह से आप वैसे बैठ नहीं सकते, तो उसके ऊपर जो चीज़ बैठने के लिए रखी जाती है उसे बोलते हैं कजावा। ये कैमल सीट, ये कजावा है जो सिंध में ऊंट सवारी के लिए इस्तेमाल होता था। अब तो खैर ऊंट जो है वो सिंध में नहीं रह गए उतने, लेकिन एक ज़माने में ऊंट सिंध की एक मकबूल सवारी हुआ करता था। सहरा है सिंध में, राजस्थान का इलाका, थर का इलाका, चोलिस्तान का इलाका, ये एक ही हुआ करता था। ये हिंदू कबाइल जो थे, मेघवाड़ और भील, ये उनकी खवातीन है। अच्छा, उनके ड्रेसेस के जरिए इनकी पहचान हो जाती थी, यानी हमारे सिंध में जो कबीले पाए जाते हैं अपने कपड़ों के जरिए पहचाने जाते थे। अच्छा, तो ये जो खातून है ये भील ट्राइब की है। अच्छा, और इसके जो साथ खड़ी है ये मेघवाड़ है जी। मेघवाड़ से कॉस्ट्यूम्स रखे हुए हैं जी, शलवार कमीज नहीं, मेघवाड़ कबीला लिखा हुआ है, मैं समझे लिखा हुआ। अच्छा, ये थी ये कौन थी? रब्बाड़ी, रब्बाड़ी थर के साथ, थर का इलाका। अच्छा, ये भी गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे? हाँ, वहाँ से फिर मुसलमान स्टार्ट। अच्छा, ये हिंदू थे जी सारे के सारे। और फिर जो है वो समार्ट के बारे में मैं ये बता दूं कि जिन लोगों को कहा जाता है ना सन ऑफ सॉइल, यानी सिंध की धरती के बेटे, ये समार्ट कबीला सिंध का कबीला था। जैसे सम्मे और सुमरे थे, ये हमारे सोलंकी भाईजान हिजरत करके आए हुए हैं, ये सिंध के रहने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये आगे जी चौहान कबीला, ये भी सिंध के वासी हैं, ये भी सिंध के रहने वाले हैं। ये ऊपर इनके लिखे हुए भी हैं चौहान कबीला। और फिर जो है वो बल्लोच भी मुकामी नहीं है, ये हिजरत करके आए, क्योंकि सिंध और बलूचिस्तान की अब तो कहते हैं ना सरहद मिलती है, पहले ये एक ही इलाका होता था। यानी ये रानी कोट की जो पहाड़ियाँ हैं, इनका दूसरा उतर जाए नीचे तो बलूचिस्तान है। इसी तरह शाहजादकोट, कंबर के जो इलाके हैं ये बलूचिस्तान के, और नसीराबाद के, ये एक ही इलाके हुआ करते थे। तो लिहाजा इनका आना जाना बहुत था। ये वो सुमरे थे जिन्होंने सबसे पहले मुकामी कबीला जिन्होंने सिंध पर हुकूमत की। और ये सुमरो कबीला जो थे उनकी खवातीन का लिबास हुआ करता था। अच्छा, ये क्या है जी? ये पर्दे, एम्ब्रॉयडरी, इस तरह कुशन, कवर, पर्दे वगैरह, ये हैंडमेड है ना, कढ़ाई, सिंधी कढ़ाई, बर्थ वगैरह। ठीक। ये अजरक के कुछ नमूने हैं। अच्छा, डिजाइन अलग अलग। सिंध की जो चादर है हमारी बहुत ही फेमस है। वो क्या है? सिंध जी, वो क्या गाना गाते हैं? सिंध जी, सिंधवारा जी, टोपी अजरक वारा जी, टोपी अजरक वारा जी। ठीक है जी, जरूर जिए, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अच्छा, सब जियो। हाँ जी। ये क्या है जी? ये भी कुशन कवर, और अच्छा, ये कुशन कवर है, कच्ची काम कहलाता है। अच्छा, कच्ची काम कहलाता है जी, ये कच्ची काम कहलाता है। और फिर आगे आ जाते हैं, इसमें गज भी रखी हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, ये गज नहीं, ये गज है, गज। जैसे हम बोलते हैं ना पंजाबी में जंज, तो सिंधी में बोला जाता है जंज, जंज, निडर। अच्छा, ये घाघरा चोली, ये थर की औरतों का खास लिबास है। और अब तो खैर जो मॉडर्न ईरा आ गया उसमें सारे ही पहनते हैं, लेकिन ये मोती का काम है। हाँ, उनका बीट मोती का, ये मोतियों का काम हुआ है, बीट्स का, छोटे मोती जोड़ के सेरा जो दूल्हे को नहीं बांधते थे, 4 लिखा हुआ है जिसके ऊपर 4 लिखा है, ये दूल्हा का सेरा है। आप ये ना समझिए कि दुल्हन की कोई घोट को टाइप की पक्की रखी हुई है जी ऊपर। वहाँ लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, हैंड फैन जिसको कहते हैं, तो पंखे ही झूला करते थे। ये फिर एक यूं कह लें कि लस्सी, एक सिंधी उसकी अक्कासी की गई है, घर की कह लें या आप रसोई की कह लें या बावर्ची खाने की कह लें, कि वो दूध बिलो रही है। अब मुझे सिंधी में तो नाम नहीं आते। चाडी। अच्छा, ये इसको चाडी बोलते हैं, लेकिन ये चाठी, ये चाटी है, ऊपर जो है वो उसके वो फूल वाली मधानी है, चपनी है, ये अपना बुधारनी जिसमें रखा जाता है, और पीछे इसके वो लगा हुआ है जिसको क्या कहते हैं, कड़भंज। ये चक्की की अक्कासी की गई है, पुराने जमाने में चक्की थी, हिंदी में जंड, उर्दू में चक्की। और ये खातून मसाले पीस रही है। हाँ, ऐसे ही है। आज के दौर में भी जो है वो इसी तरह पीसे जाते हैं। अब तो खैर ग्राइंडर वगैरह आ गए, लेकिन ये सारा सामान बावर्ची खाने का ही रखा हुआ है कि किस तरह ये सारा कुछ होता था। चलिए, वो पीछे आज के हॉट पॉट जो है उस तरह का रखा हुआ है कि यहाँ इसमें रोटियां गर्म रहती थी। ये खेस कहलाता है ना, मेहमान वगैरह को गिफ्ट करते हैं, पहले धागा बनेगा, खट्टी में जाएगा तो एक कपड़ा बनेगा, खेस। हम अजरक की जगह ये भी पेश करते हैं ना मेहमान को, गिफ्ट को, दूल्हे वगैरह को भी। सही है।
ये फरासी, ऊपर चरखा रखा हुआ है। अच्छा ये क्या है? ये फरासी कारपेट, अच्छा ये हैंडमेड है ना, हाथ का काम है, जब भी बता रहे हैं ना। हाँ, पर्शियन, ये फारसी वर्क यानी पर्शियन जो ईरानी कालीन होते हैं वो हाथ के बने होते हैं, वो रखे हुए ये हैं। हमारी लुंगी, क्योंकि पंजाब में धोती को लुंगी कहते हैं, हमारी लुंगी ये है पगड़ी, शॉल, मेहमान को गिफ्ट करते हैं, शादी ब्याह में दूल्हे वगैरह को हम पेश करते हैं। तो इस तरह उस जमाने में जो जंगजू होते थे, पहलवानियां जीतते थे, पूरा गांव मिलकर इनको ये पगड़ी पहनाता था एहसास के तौर पर। तो ये पगड़ी पहनी हुई है इसकी, लुंगी। ये चुनरी, जो कि आज भी बदीन शहर में काम होता है, चुनरी के दुपट्टे और सूट बनते हैं। चुनरी चुनरी तो पंजाब में भी जो है वो जो सर पर ओढ़ी जाती है उससे चुनरी ही बोला जाता है। ये हमारी रली, सिंधी बेडशीट रली। रली, ये अब सिंधी खवातीन इतनी हुनरमंद थी, अब भी होंगी कहीं ना कहीं, कि वो जो कपड़े बच जाया करते थे ना बच्चों के या मर्दों के या खवातीन के, उन्हें वो उसके टुकड़े संभाल लिया करते थे। ये तो बड़े चौरस अंदाज में कटे हुए टुकड़े हैं, लेकिन वो छोटे छोटे पीस काट के वाले। और हाँ अब ये वाले, तो उसे फिर आमतौर पर इसमें रुई भरी जाती थी, या रुई अगर ना भी भरी जाए तो कपड़ा ही भर के इसके कपड़ा, जैसे रिल्ली जो है वो बना ली जाता था, ये नीचे बिछाने के काम आती थी। और अब भी ये मिलती है और बड़ी महंगी मिलती है। यानी जो हाथ की बनी रिल्ली, अब तो मशीनें आ गई, मशीनों से भी रिल्ली बनती है, लेकिन जो हाथ की बनी रिल्ली थी वो बहुत महंगी मिलती है। ये ज्वेलरी है हमारी, सिल्वर चांदी जो ओल्ड ज्वेलरी है ना, ड्रेसिंग टेबल दिखा दी, ज्वेलरी बॉक्स दिखा दिया, ऑर्नामेंट्स। सही, ये जी पुराने जेवरात से इनके ऑर्नामेंट्स, बाड़ी, इनकी रहन सहन, ये उनका रहन सहन। ये मुसलमान खवातीन जब दिखाया हुआ है? ये मुख्तलिफ कबीले, हिंदू कबीले भी हैं और इनमें जत कबीले भी हैं, इनमें कुछ बलोच, जिस तरह के उनकी आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा कि अनमेरिड एंगेज ज्वेलरी के जरिए उनकी पहचान हो जाती है। अच्छा, हाँ, तो हाथ के अंदर भी वही चीज दिखाई है, देखें हैंड में तीन हैंड दिखाए, हाथ दिखाए, इनमें एक लड़की को अनमेरिड दिखाया, नीचे वाली ना, अनमेरिड, एंगेज, मैरिड। अच्छा, जो सबसे पहला हाथ है, ये नीचे वाला, ये अनमैरिड है। यस सर, इसकी अंगूठी से पता चलता है और कंगन से पता चलता है कि अनमैरिड है। ऐसे ही। अच्छा, वो जो जिसने वो पंचगला पहना हुआ है जी सर, वो एंगेज्ड है। बिल्कुल। ओके, और वो ऊपर वाली जो है वो शादीशुदा है। married। और साथ उसने चूड़ी भी पहन ली है, फिर चूड़ा नीचे वाला, चूड़ा जो है इसकी वजह से चूड़ा, बैंगल ज्वेलरी। बैंगल, ये अच्छा जी, ये मैंने भी पहली दफा देखा है कि हाथों से और जेवर से यानी ज्वेलरी से ये पहचान होती है कि कौन सी लड़की शादीशुदा है और कौन सी गैर शादीशुदा। ये दुल्हन है, दुल्हन को सजाया गया है ना। अच्छा, दुल्हन टाइप। ये दुल्हन सादा मतलब है, लेकिन बहरहाल एक दुल्हन बनाई गई है। अच्छा, ये जो 3 चेहरे दिखाए ये भी उसी वही है? सेम है। अच्छा, सेम है जी। फर्स्ट 1 अनमैरिड, 2 एंगेज, 3 मैरिड। अच्छा, जो सबसे पीछे वाली है वो अनमैरिड है। आगे वाली नंबर 1 जो है वो अनमैरिड है। 2। अच्छा, नंबर 1 जो है वो अनमैरिड है, नंबर 2 जो है वो एंगेज्ड है, और नंबर 3 जिसने नाक में बहुत बड़ी सी वो पहनी हुई है, नथ जिसको बोलते हैं, ये मैरिड है। वाह, जबरदस्ती। अच्छा, ये मुसलमानों में भी होता था ये सब? नहीं, हिंदू में भी होता था, लेकिन जो जत कबीले हैं ना हमारे सिंध में, उनमें अब आज भी कुछ कबीले ऐसे, उनमें ये चीजें दायम कायम चीजें। ओके, ठीक है। अच्छा, ज्वेलरी, पायल। अच्छा, पायल, पाजेब, घुंघरू, हाथ के कंगन, ये वो चीजें जी सिंध की, ये भी एक सकाफत का हिस्सा है, बल्कि हर जगह ही का हिस्सा है, लेकिन सिंध का अपना एक अंदाज है, मुख्तलिफ अंदाज। मीनाकारी का काम है ना, देखें ये चांदी है, ओल्ड, जो हमारी सिल्वर चांदी ओल्ड, ये गले के ज़ेवरात। जी जी बिल्कुल। लेदर वर्क, घोड़ों का जो है ना साजो सामान। अच्छा, ये लेदर वर्क है जी, जो चमड़े से बनाया जाता था। इसमें घोड़े की काठी से लेकर और बैठने का जो बिछौना है वो भी शामिल है। वो जूते हैं जो पुराने जमाने में अगर जंगल हुआ करते थे, आज की तरह सड़कें थी नहीं, कीड़े मकोड़े, सांप जो है वो उनसे बचाव के लिए ये सामने रखे हुए जूते हैं, ये बहुत काम के होते थे। अच्छा सर, ये झूला हमने बनाया था इस्लामाबाद में 23 मार्च की, जो आर्मी की जो परेड होती है ना। अच्छा। सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, पंजाब, तो सिंध की नुमाइंदगी हम लोग करते हैं। ये वहाँ बनाया था, और अलम फकीर जो सिंध का जबरदस्त सिंगर था उसको, और फुरा फकीर को इसमें बिठाया था, फर्स्ट प्राइज दी थी। अब इसका रखने का मकसद ये है, हमारे सिंध में हाला शहर में जो फर्नीचर बनता है लकड़ी का, हम लोग उसको जंडी का काम कहते हैं। जंडी कलरफुल, ये लोहे का बना हुआ है, वैसे पाइप है, होते लकड़ी के हैं, छोटे होते हैं। हाँ, वैसे जो अब होते हैं ना, जो असल होते हैं वो लकड़ी के होते हैं। अच्छा, आपने चूंकि डिस्प्ले करना था तो इसलिए से वो बनाया गया, और ये भी दिखाना था कि कोई 2-4 बंदे उस पर सवार हो जाए। ये लिखा हुआ जो हमने फर्स्ट प्राइज ली थी इस्लामाबाद से। अच्छा 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 अच्छा, सिंध टॉप्स अगेन, ये खबर लगी गई जी।
11th time since 1980 that Sindh has held first prize। ये जी डॉन की स्टोरी है, 27 मार्च 1996 की। ये जी सोलर सिस्टम है, वो दिखाया है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, और कैसे बंदर से इंसान बने, वो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है। अच्छा, ये पत्थर हमें सिंध के मुख्तलिफ जगह से जो सिंध की मुख्तलिफ जगह से, हाँ। और ये हमारे पहाड़ी इलाकों में जो एनिमल्स वगैरह पाए जाते हैं, आज भी हमारे सिंध में ये पाए जाते हैं पहाड़ी इलाकों में। सही। और ये जो है हमारे सिंध के जंगलात हैं, लकड़ियों के नाम दिखा दिए, परिंदे वगैरह दिखा दिए। अच्छा, ये इस्लाम तो नहीं कह रहा, साइंस कह रही है कि इंसान पहले बंदर था, लेकिन अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से बनाया था। तो इस तरह ये इंसान को तरक्की करते हुए दिखाया, इनके स्टेजेस दिखाए ना, रहन सहन दिखा दिया। और यहाँ पर जो है फिर इन्होंने घर बार बना लिए, खेती बाड़ियाँ कर ली, इनका एग्रीकल्चर सिस्टम शुरू हो गया। तो इंसान को तरक्की करते हुए हमने दिखाया। यहाँ पर ये साइंस कह रही है। फिर ये पानी आ गया, कुआं वगैरह, और इनका जो है वाटर सप्लाई। आखिरकार अगर अब तो ये भी नहीं रह गया, ये टिंडों वाले कुएं नहीं रह गए, बैल नहीं रह गए, ये जो अपना बैलगाड़ी बनाई हुई है, अब तो उसकी जगह मशीनों ले रही है। इंसान ज़्यादा तरक्की कर गया है। ये हाथ से लिखे हुए कुरान मजीद है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ सिंधी में भी लिखे हुए, सोने से काम भी किया हुआ है, गोल्ड से ना। और औरंगजेब गाजी के हाथ पे लिखे हुए कलमी, औरंगजेब के हाथ का भी है रख रखा हुआ, कलमी नुस्खा है। अच्छा, मैं दिखाता हूँ। और कूफी बादशाह सुल्तान इब्राहिम शर्की, उसका भी लिखा हुआ है कुरान मजीद। इस कुरान मजीद के बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर के हाथ का लिखा हुआ है। खत बहार। ये हम आपको दिखाएंगे अपने सिंध के जितने भी हुनर हैं, काम हैं, वो दिखाएंगे। आर्टिसन गैलरी दिखाई है हमने, यहाँ मैंने उसको चला भी दिया। अंकल बर्तन बना रहे हैं, और इस तरह पूरा सिस्टम यहाँ पर। जबरदस्त। कुम्हार बर्तन बना रहा है। कुम्हार चाक पर बर्तन बना रहा है। लेकिन बेशक हम जितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, जो माजी की फनकारी और हुनरमंदी है, वो मशीनें मेरा ख्याल है कि नहीं ला सकती। इनका अपना ही एक अंदाजा है। अभी चाक चलते हुए देखे, अच्छी अक्कासी की गई है। अच्छा सर, इसको भी ले, काज़मी साहब का ये भी आर्ट है ना। ये देखो, कुम्हार है, बर्तन बना रहे हैं, मशीन है, बर्तन है, सेम है। तो उसकी अक्कासी की गई है ना, शीशे में अक्कासी की गई है। ये जी छाछ, चंगेरे और अपना हाथ के पंखे, ये हमारा कल गुजरा हुआ कल हमारा। ये एक मछेरे का घर है ना। अच्छा। बेबी बच्चा फिशिंग कर रहा है, कश्ती दिखा दी, पानी दिखा दिया, उसकी वालदा छब्बियाँ वगैरह बना रही हैं। ये छीके, दूध, दही वगैरह, सालन बिल्ली से सेफ रहता था, ठंडा रहे। उस जमाने के डीप फ्रीजर ऊपर नहीं लटके हुए पॉट्स जो है, ये छीके कहलाते हैं ना। वो आपने सुना होगा कि बिल्ली के भागों छीका टूटा। छीके पर जो है वो चीज टांग दी जाती थी, और इतनी ऊपर टांगी जाती थी कि बिल्ली वहां तक छलांग लगाकर पहुंच नहीं सकती थी। और जब टूट जाता था छीका तो बिल्ली गैसी हो जाती थी, इसीलिए कहते थे बिल्ली के भागों छीका टूटा। अच्छा सर, ये लोहार, ये हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करे, हेल्प दिखाइए ना। लोहार। अच्छा, ये एक लोहार की भट्टी दिखाई। जी जी बिल्कुल। आपको अंदर कोयले भी दहकते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो बल्ब जल रहा है, लेकिन दूर से अगर देखें तो ऐसे लगता है कि कोयले दहक रहे हैं। ऐसे ही ये भी एक हुनर था जो अब नहीं रहा। अच्छा सर, ये खड्डी चरखा बनेगा, धागा, फिर लुंगी खेस बनेंगे ना, तो खड्डी लगी हुई है हमारी, कपड़ा बन रहा है ना। सही। अच्छा, मैंने खड्डी बहुत तलाश कीजिए कि मुझे कहीं ओरिजिनल हालत में मिल जाए खड्डी। अच्छा सर, इसका शाह साहब का एक शेर है, सिंधी में, उर्दू में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। स्कोरी के ऊपर उसने शेर पढ़ा, लिखा था। कहता है, हलो हलो कोरिए नाजुक जनी नी, हलो हलो कोरिए नाजुक जनी नी, गंढी ने सारो सारो नी, चिनन से मूर ने सिखा। इसका मकसद ये है कि आप कोरी जो है ना, धागे को जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं है। इंसान जात को कहा कि आपस में जुड़ जाओ, मोहब्बत करो, प्यार करो, जोड़ने वाला काम करो, तोड़ने वाला काम मत करो। सही। ये हमारी काशी। अच्छा जी, काशीकारी हो रही है। हाला और नसरपुर में, सिंध में। ये सिंध इसका मरकज है। हाला और नसरपुर जो इलाके हैं वो इसके लिए बहुत मशहूर है। वो पीछे आपको एक आतिशदान में कोयले दहकते दिखाई दे रहे होंगे, इसलिए कि ये आग का काम है। बिल्कुल। आग इसमें एक मरकजी किरदार अदा करती है काशीकारी में। ये चक्की भी पिस रही है। ये कलर पीस रहा है। कलर पीस रहा है, रंग पीस रहा है। रंग। ठीक। अच्छा सर, ये अजरक बना रहे हैं ना, अजरक के कलर
मिक्स कर रहे हैं, अच्छा कलर डाई हो रहे हैं, डिजाइन हो रही है, आगे से आगे सेल हो रही है। तो अजरक जो है किस तरह बनती है, कितने मरहलों से गुजरती है, अजरक को बनाते हुए दिखाया। सही। ये उस पर ठप्पे लगाया जा रहा है। ठप्पे लगा रहा है और ये अंकल सेल कर रहा है। हाँ अंकल सेल कर रहा है। सेल कर रहा अंकल जी अंकल सेल कर रहे हैं जी। ये अच्छी अक्कासी की गई जी, शुरू से लेकर एंड तक अजरक कहाँ से शुरू होता है इसका काम और फिर कहाँ इसका इख्तिताम होता है। वो ये जो अपन ने बड़ा झूला देखा वही फर्नीचर यानी लकड़ी का फर्नीचर, ये जंडी का काम कहलाता है। ये अपना नसर और ये अपना हाला शहर में बनता है ना, हाथ का काम है ना, चरपाइयाँ झूले वगैरह जो बनते हैं ना हमारे सिंध में, हाला शहर में। और ये विलेज लाइफ है, गांव की पूरी लाइफ दिखाई है ना, उनकी रहन सहन। वो परोला जिसमें अनाज वगैरह रखते थे, अपनी सिंधी में गुंदी कहते हैं। और इस तरह एक आंटी रोटी पका रही है और एक रुई लेके आ रही है। आपको कैसे पता कि ये आंटी है? हो सकता है बच्ची हो। हमने बनाई है, हमें पता है ना। अच्छा हाँ ये भी सही है। अच्छा सही। अच्छा ये कोबलर मोची, यहाँ पर ये एनिमल्स के बेल्ट वगैरह बना रहे हैं। आगे जो है ना शूज का काम, इस तरह लेदर में दो किस्म का काम दिखाया हम लोगों ने ना। यहाँ ये एनिमल्स के बेल्ट वगैरह, घोड़ों के संज जो कहते हैं हम लोग। और यहाँ पर ये घोड़ों के सब बना रहा है। हाँ वो संज हम लोग जो संज कहते हैं सिंधी में, बेल्ट वगैरह जो बनते हैं, ये शूज का काम हो रहा है। अच्छा ये शूज का काम हो रहा है। ये आपको इस तरह के मोची तो गली गली मिलते होंगे, लेकिन यहाँ म्यूजियम की जीनत है। और ये हमारी चुनरी बदीन शहर में आज भी काम होता है। चुनरी के दुपट्टे और सूट इस तरह वो कलर डाई हो रहे हैं, फिर डिजाइन हो रही है, उसके आगे बांध रही है। तो इस तरह चुनरी किस तरह बनती है, कितने मरहलों से गुजरती है, तो चुनरी को बनाते हुए दिखाया गया है। ये चुनरी यहाँ ये ज्वेलरी शॉप दिखाई है, अंदर कारीगर बैठे हुए बना रहे हैं और यहाँ सेल हो रही है ना। और इन्होंने जो ये बनाए ना सेट, यहाँ पर देखें, यहाँ थोड़ा दिखाएंगे। ये जी वहां बन रही है, यहाँ आवेदन है उसके, उसे डिस्प्ले किया गया है। ऐसे ही है सर, बिल्कुल। सर ये मकली कब्रिस्तान एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान मकली ठठा। अच्छा वहां पर जाओगे, किसी कब्र के ऊपर लिखा हुआ नहीं है। अभी हमें किस तरह पता चले, लेडीज जेंट्स किंग वगैरह, उन्होंने क्या किया, लेडीज के लिए कोई ज्वेलरी डिजाइन कर दी, मर्द के लिए कोई सॉल्ट तलवार वगैरह डिजाइन है के ऊपर, सिलू बना हुआ है, पग बनी हुई है, जैन से सीधी कबर है, आयत लिखी हुई है, लेडीज की है, किंग है, कैमल के ऊपर बैठा हुआ है, एक लास्ट वाला पत्थर है, घोड़े के ऊपर सवार है, तलवार हाथ में है, जंगजू है। तो इस तरह जो है ना वो पत्थरों के ऊपर कोई डिजाइन करते थे, नाम नहीं लिखते थे। पत्थरों को जबान दी हुई है। हाँ जो मर्द है उसके हाथ में तलवार थमा दी, और जो औरत है ज्वेलरी बना दी। जबरदस्त। अच्छा ये हमारा एक घर दिखाया हमने, किचन दिखा दी, रूम, ड्रेसिंग टेबल, ये रली सी रही है जो आपने जिक्र किया। तो कपड़ों का जो कपड़े बचते थे उनको पीसेस वगैरह करके ज्वाइन करके रली की शक्ल दी जाती थी, यानी बेडशीट। ये वही कर रही हैं ये दोनों खवातीन बेडशीट इस तरह, बिल्कुल ठीक। और ये चारपाई पर बिछी दिखाई हमारी है। चारपाई सिंधी में, सिंधी में कहते हैं खट चारपाई, खट। अच्छा ये सिंधी टोपी यहाँ पर बन रही है और आगे सेल हो रही है। और सिंधी टोपी के ऊपर थोड़ा बात करेंगे कि सिंधी टोपी क्यों बनाई गई, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, एक सवाल है। सिंधी टोपी असल में इस्लाम जो है ना वो सिंध से स्टार्ट हुआ था। इसको जरूरत यूं पड़ी कि इसको इस्लामी तरीके से डिजाइन किया गया, मेहराब टाइप बनाया गया। फिर उस जमाने में टोपी पहनने से मुसलमानों की शनाख्त भी हो जाती थी। एक टोपी का मकसद ये भी है, चलो ठीक है सर ढक गया, पेशानी टच हो गई जमीन के साथ, लेकिन इसका एक मकसद ये भी है कि मुसलमानों की पहचान हो जाती थी टोपी पहनने से। तो यहाँ बन रही है और यहाँ सेल हो रही है। ये बड़ा मेहनत तलब काम है। एक टोपी कई दिन में बनती है और हाथ से बनती है। एक दिन में कहाँ बनती है ये, मैंने कहा कई दिन में बनती है, कई दिन लग जाते हैं। जैसे रली है वो भी बड़ी मेहनत का काम है। कढ़ाई का बर्थ का काम जो हमारा सिंधी कढ़ाई है, ये भी बड़ा मुश्किल काम है। पहले स्टैम्प लगेंगे, फिर उनको डिजाइन करके इनको देंगे, फिर ये वो अपना जो है ना कुशन कवर वगैरह, सिंधी गले वगैरह। तो ये सिंधी कढ़ाई, सिंधी में कहते हैं बर्थ और उर्दू में कढ़ाई। ये देखो कितना बारीक काम है। ये सिंधी कढ़ाई मुरमुचो, इसको मुरमुचो कहते हैं। ये वाला बिल्कुल खूबसूरत और बारीक सा काम किया गया है। अच्छा सर ये अभी दोनों तरफ पेंटिंग है ना, गुलाम शाह कलोरों की मज़ार दिखा दी हम लोगों ने, ये पेंटिंग है। और इस तरह टावर मार्केट हैदराबाद वो दिखा दी। और इस तरफ शाह लतीफ़ की जो है दरगाह वो दिखा दी। गोरखल जो है अपना दादू की साइड वो दिखा दिया।
और इस तरह शाहजहां मस्जिद ठठा, उसको हमने दिखाया यहाँ। ये किसकी अक्कासी की? ये तो एक फैमिली है, जिस अच्छा, तरह घर ठीक। घर एक दिखाया है उसमें, ठीक। एक गांव का पूरा माहौल। सही, ये जो है वो शाहजहां मस्जिद हाँ। था। सही। और ये एक लड़की है रक्स करते हुए दिखाई थर पार्कर के हिसाब से। मासूम शाह की मीनार, ये सखर की साइड। जी मैंने इसका ब्लॉग किया हुआ, ऊपर तक गया हूँ। और इस पे यहाँ गए हो रानीकोट? रानीकोट तो मैं कल होकर आया हूँ। अच्छा। सच्चल सरकार की। सच्चल सरमस। हाँ। ये मंसूरा, मंसूरा। अलम फकीर को भी ले ले। हाँ जी, इतने बड़े जीवन सागर में तूने पाकिस्तान दिया। हुम्मा हुम्मा कर भैया, अल्लाह से ही डर भैया। बेशक तारीख, सकाफत और विरसा हमारी माजी की चीज़ें हैं, लेकिन जो कौमें अपने माजी से रब्ता नहीं रखती, अपनी माजी को याद नहीं रखती, वो सवाए हंसी से मिटा दी जाती हैं। क्योंकि आने वाला कल गुजरे हुए कल का अक्कास है। जो कल हम फैसले करते हैं, यानी माजी के जो फैसले करते हैं, उन्होंने ही मुस्तकबिल में हमारा साथ देना है या हमारे मुस्तकबिल का तयन करना है। इसलिए अपने विरसे को संभाल कर रखें, अपनी तारीख से जुड़े रहें, अपनी रवायात को याद रखें और अपनी सकाफत को हमेशा सबसे मुकद्दम रखें। क्योंकि अगर आपने इन चीज़ों को छोड़ दिया फिर आपकी शनाख्त ख़त्म हो जाती है। सिंध म्यूज़ियम में आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ आप 20-25 मिनट में या आधे घंटे में पूरा सिंध घूम लेते हैं। यहाँ इंसान की तरक्की की शक्ल भी दिखाई है कि साइंस कैसे कहती है कि जी वो पहले बंदर थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपनी शक्ल बदली और फिर इंसान का रूप इख्तियार किया, यानी एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है कि ज़िंदगी ने अपनी तरक्की कैसे की। उसके बाद से फिर जब इंसान हुनर सीख गया तो उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हुनर को कैसे बेहतर बनाया। ये सारी की सारी अक्कासी इस एक छत के नीचे की गई है। जो मेरे दाएं हाथ वाला कमरा है, यहाँ से इंसान की इब्तिदा होती है और बाएं हाथ वाला जो हॉल है, इससे घूमकर अगर आप बाहर निकले तो आपको ये लगता है कि आपने तरक्की की सारी मंजिलें तय कर ली हैं। लेकिन ये सारे का सारा माजी है, ये हमारा कल है जो बीत गया और अब हमने अपना मुस्तकबिल बनाना है जो कल आना है। आप आएँ, सिंध म्यूज़ियम आएँ, यहाँ आकर देखें कि हमने कैसे कैसे मरहले तय किए, कैसे कैसे हमने तरक्की की और क्या हमने हमारी बूदोबाश में, हमारी तर्ज़ मुआशरत में, हमारी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई। और मुझे यकीन है कि अगर आप एक बार इस म्यूज़ियम में या किसी भी म्यूज़ियम में चले जाएंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ज़िंदगी रंग कैसे बदलती है और आपने उस ज़िंदगी के साथ कैसे चलना है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।